नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह यूरोप में वाणिज्यवाद पर आधारित है। चूंकि यह विषय अत्यधिक लंबा है, अतः इसको हम दो भागों में जानेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा यूरोप में वाणिज्यवाद भाग 1। अर्वाचीन युग के प्रारंभ में यूरोपवासी पूर्वी देशों के संपर्क में आए। नवीन समुद्री मार्गों और नए देशों की खोज से यूरोप का वाणिज्य व्यापार पनप उठा। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों पर चलने वाले जहाजों में बड़े पैमाने पर विविध प्रकार की वस्तुएं यूरोप के देशों को लाई और ले जाई गई। नवीन उपनिवेशवाद बसाए गए और उनसे व्यापार भी बढ़ा। विभिन्न व्यवसाय और उद्योग धंधे बढ़े, उनके उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापार प्रणालियों में सुधार और परिवर्तन भी हुए, बैंकिंग प्रणाली और मुद्राओं का प्रचलन भी बढ़ा और इससे यूरोप के वाणिज्य एवं व्यापार में अगर हम देखें तो अभूतपूर्व प्रगति और वृद्धि हुई थी। इसे व्यापारिक क्रांति कहते हैं। इस व्यापारिक क्रांति ने स्वर्ण और चांदी को अधिकाधिक महत्व दिया और अब धर्म के स्थान पर धन का महत्व अधिक बढ़ गया था। वाणिज्यवाद से क्या अभिप्राय है, हम इस पर बात करेंगे। तो व्यापारिक क्रांति ने एक नवीन आर्थिक विचारधारा को जन्म दिया। इसका प्रारंभ 16वीं सदी में हुआ। इस नवीन आर्थिक विचारधारा को वाणिज्यवाद, वणिकवाद या व्यापारवाद कहा गया है। फ्रांस में इस विचारधारा को कोलवर्टवाद और जर्मनी में कैम्ब्रलिज्म कहा जाने लगा। सन 1776 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपने ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशंस में इसका विवेचन किया है। वाणिज्यवाद से अभिप्राय उस आर्थिक विचारधारा से है जो पश्चिमी यूरोप के देशों में, विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं और 17वीं सदी में प्रसारित हुई और 18वीं सदी के मध्य तक इसका अगर हम देखें तो खूब विकास हुआ। वाणिज्यवाद की धारणा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर उससे प्राप्त धन से संबंधित है। इस वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कृषि और उसके उत्पादन की कुछ सीमा तक ही वृद्धि कर सकते हैं। कृषि आर्थिक दृष्टि से कुछ सीमा बाद अनुत्पादक भी हो सकती है, पर उद्योगों, व्यवसायों और वाणिज्य व्यापार की वृद्धि और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। औद्योगिकीकरण से और व्यापार की नियमित वृद्धि से सोना चांदी प्राप्त कर समृद्ध और शक्तिशाली होगा। यह वाणिज्यवाद का मूल सिद्धांत है। वाणिज्यवाद में व्यापारी वर्ग व्यवस्थित, सुनिश्चित और नियमित वाणिज्य, व्यापार और सोने की प्राप्ति और संगठन पर अधिक बल दिया गया है। अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक बलशाली बनो, यह वाणिज्यवाद का नारा था। अधिक धन संग्रह से देश की आर्थिक शक्ति और संपन्नता बढ़ती है। इससे राजनीतिक लक्ष्य और सफलता प्राप्त किए जा सकते हैं। आंतरिक शांति और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए शासक, राजनीतिक विचारक, अर्थशास्त्री, प्रशासक और व्यापारी वर्ग ने वाणिज्यवाद का समर्थन किया। इसके बाद हम बात करेंगे वाणिज्यवाद के प्रमुख लक्षण और तत्व क्या थे, जिनमें सबसे पहले सोने और चांदी का संचय। व्यापार वाणिज्य से धन की वृद्धि होगी और यह धन सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य रत्न के रूप में प्राप्त कर उनका संग्रह करना चाहिए। ये सब ना तो नाशवान है और ना ही परिवर्तनशील है। वे हर समय और हर अवसर पर प्रचुर संपत्ति ही रहते हैं। स्वर्ण, चांदी और रत्नों के भंडार राजशक्ति के प्रतीक है। इस बढ़े हुए धन से युद्ध सामग्री प्राप्त कर देश में आंतरिक शांति और बाह्य सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार वाणिज्यवाद सुरक्षात्मक है। दूसरा, अंतरराज्यीय व्यापार। वाणिज्यवाद का आधार है देश में औद्योगिकीकरण कर देश के बढ़ते हुए उत्पादन की वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात करना। आवश्यक हुआ तो राज्य ने कुछ विशिष्ट उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से धन प्राप्ति युद्धों में विजय का आधार है। तीसरा, अनुकूल और संतुलित व्यापार।
व्यापार में पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए विदेशों को अत्यधिक मात्रा में व्यापारिक माल बेचें, पर विदेशों से अपने देश में न्यूनतम मात्रा में माल असबाब में मंगाएं। इसका अर्थ यह है कि देश का न्यूनतम आयात करे और अधिकतम निर्यात किया जाना चाहिए। इससे देश को निर्यात में बहुमूल्य धातुएं जैसे स्वर्ण और चांदी प्राप्त होगी और न्यूनतम आयात करने से विदेशों को बहुत कम धन बाहर भेजना पड़ेगा और इस सिद्धांत को अनुकूल और संतुलित व्यापार कहते हैं। आयात किए हुए माल और वस्तुओं की कीमतें नियत किए हुए माल और वस्तुओं की कीमतों से अधिक नहीं होना चाहिए। आयात और निर्यात में अनुकूल संतुलन होना चाहिए। इस प्रणाली को अपनाने से देश में अधिक उत्पादन होगा, अधिक मुद्रा प्रचलन में होगी, पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा और देश जो है वह आर्थिक दृष्टि से भी बलशाली होगा। चौथा, औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण। देश में उद्योग व्यवसायों को राजकीय प्रोत्साहन देकर उसमें अधिकाधिक वृद्धि करना। ऐसा करने में कहीं अत्यधिक उत्पादन नहीं हो जाए। अत्यधिक उत्पादन से अधिक हानियां होती हैं, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, माल के उठाव का अभाव, भावों का गिरना, अर्थव्यवस्था का गड़बड़ाना। इसलिए उत्पादन को राज्य कानूनों से नियंत्रित करना पड़ता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष प्रोत्साहन, अनुदान और कर के रूप में लागू करने पड़ते हैं और इसी प्रकार आयात पर कर के रूप में नियंत्रण लगाने पड़ते हैं, जिससे कि माल अत्यधिक आयात नहीं किए जाएं। किन्हीं विशेष निगमों या कंपनियों को ही आयात करने की सुविधाएं दी जाती हैं। पांचवा, नवीन व्यापारिक मंडियां और उपनिवेश। देश के बाहर भेजी जाने वाली तैयार वस्तुओं की खपत के लिए विदेशों में व्यापारिक मंडियों को प्राप्त करना और वहां से देश के उद्योग व्यवसायों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना। व्यापारिक मंडियां प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली राज्यों ने विदेशों में अपने उपनिवेश बसाए, जहां की राज्य में बनी हुई वस्तुओं को सरलता से लाभप्रद दरों से बेचा जा सकता था। इन्हीं उपनिवेशों के बाजारों से कच्चा माल भी सरलता से सस्ते दामों पर खरीदकर देश में आयात किया जा सकता था। सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाने से देश के कल कारखानों और उद्योगों में कम लागत पर अधिक उत्पादन होगा। इससे देश को अधिक आर्थिक लाभ होगा और इस प्रकार वाणिज्यवाद ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद हम बात करेंगे वाणिज्यवाद के उदय और उसके विकास के कारणों पर, जिसमें सबसे पहला कारण है समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोजें। कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो, मैगलन, जान केबार्ट जैसे साहसी नाविकों ने जोखिम भरी समुद्री यात्राएं करके अनेक नए देशों की खोजें की थी। वहां धीरे धीरे नई बस्तियां बसाई गई। यूरोप के पश्चिम देशों ने, विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने नए खोजे हुए देशों में अपने अपने उपनिवेश और व्यापारिक नगर स्थापित किए। इन उपनिवेशों से चमड़ा, लोहा, रुई, ऊन आदि कई प्रकार का कच्चा माल प्राप्त कर अपने देश में इससे नवीन वस्तुएं निर्मित कर उपनिवेशों को निर्यात के रूप में भेजी और बदले में वहां से प्रचुर मात्रा में स्वर्ण और चांदी प्राप्त की। इससे पूंजी का संचय हुआ, आयात निर्यात बढ़ा और देश भी समृद्ध हुआ। दूसरा कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण ने यूरोप ने नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानव जीवन के प्रति अधिक अभिरुचि और आकांक्षाएं उत्पन्न की थी। मानव जीवन को अधिक रुचिकर और सुख सुविधा संपन्न बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। इससे भौतिकवाद में भी वृद्धि हुई। भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन की मांग बढ़ी और यह बढ़ता हुआ धन वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों से ही प्राप्त हो सकता था। इससे भी वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। वाणिज्यवाद के प्रोत्साहन का तीसरा प्रमुख कारण है मुद्रा प्रचलन और बैंकिंग प्रणाली। विभिन्न व्यवसायों, उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यापार बढ़ जाने से व्यवसाय और व्यापार प्रणालियों में संशोधन, सुधार और परिवर्तन हुए। व्यवस्थित, सुनिश्चित और वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधारों पर उद्योग धंधों में अधिकाधिक उत्पादन और व्यापार में वस्तुओं का अधिकाधिक क्रय विक्रय होने लगा। इससे मुद्रा प्रचलन बढ़ा और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली प्रारंभ और उसका विकास भी हुआ।
बैंकों ने जमा धन को अन्य व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को उनकी साख पर उधार दिया और अनेक व्यापारिक वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान को सरलता से किया। इससे वाणिज्यवाद को अधिकाधिक प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अधिकाधिक पूंजी को व्यापारियों को उपलब्ध कराने हेतु जाइंट स्टॉक कंपनियां स्थापित की गई और उनका विकास भी किया गया। इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स, व्यापारियों और अधिकारियों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार करने के एकाधिकार भी प्राप्त हुए। इन जाइंट स्टॉक कंपनियों और बैंकों में अनेक लोगों की बचत का धन संचय हो रहा था और इस धन को बड़े बड़े उद्योगों और विदेशी व्यापार में लगाया गया। विशाल पैमाने पर बड़े कारखाने स्थापित और विकसित हुए और इससे विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का वितरण और क्रय विक्रय होने लगा। देशी और विदेशी व्यापार का, वाणिज्यवाद का एक नवीन युग अगर हम देखें तो वह प्रारंभ हो गया। चौथा इसका कारण है नवोदित राष्ट्रीय राज्यों द्वारा प्रोत्साहन और उसका संरक्षण। यूरोप में 15वीं और 16वीं सदी में राष्ट्रीय राज्यों का उदय एवं विकास हुआ था और इन बलशाली राष्ट्रीय राजाओं ने देश में आंतरिक शांति स्थापित की और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। सुरक्षा और शांति के वातावरण में उद्योग धंधे बढ़े और देशी विदेशी व्यापार बढ़ा और राष्ट्रीय राजाओं ने सोने चांदी के आयात को प्रोत्साहित किया और इसी बीच व्यापारियों से कर के रूप में पर्याप्त धन प्राप्त हो जाने से राष्ट्रीय राजाओं ने युद्ध किए और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया तथा अन्य महाद्वीपों में अपने नए उपनिवेश स्थापित किए। उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे उपनिवेशों से व्यापार करके अपनी धन संपत्ति बढ़ाएं। फलतः उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ व्यापार और देश की आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय राज्य की शक्ति बन गई। इन परिस्थितियों में वाणिज्यवाद और पूंजीवाद अगर हम देखें तो वह अत्यधिक फले फूले। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यवाद के विकास पर, जिसमें सबसे पहले इंग्लैंड में वाणिज्यवाद। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का खूब उत्कर्ष हुआ। इंग्लैंड में ट्यूडर राजाओं के शासनकाल में वाणिज्यवादी नीतियां अपनाई गईं। हेनरी सप्तम ने विशेष औद्योगिक नीति अपनाई जिससे रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग, रस्सी उद्योग को प्रोत्साहन मिला। उन वस्तुओं पर भारी आयात लगा दिए गए जो इंग्लैंड में ही बनती थी। उससे सन 1509 में नाविक कानून बनाए जिससे विदेशी व्यापार के लिए अंग्रेजी जहाजों में ही माल लाया और ले जाया जा सकता था। एलिजाबेथ के शासनकाल में वाणिज्यवाद को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया और शासकीय अनुमति पत्र देकर विदेशों से व्यापार करने के लिए विशिष्ट व्यापारिक कंपनियां भी निर्मित की गईं। सन 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी ही एक कंपनी थी। भारत से वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए इसे एकाधिकार प्राप्त था। ऐसी चार्टर कंपनियों के साथ साथ जॉन केवार्ड, हार्किस, ड्रेक, रेली जैसे साहसी नाविकों ने विस्तृत समुद्री मार्गों की यात्रा कर नवीन देशों में अंग्रेज बस्तियां बसाने के कार्य किए थे। इससे विदेशी व्यापार अत्यधिक बढ़ा। स्पेन के जहाजों को लूटने से इंग्लैंड में सोना चांदी भी बढ़ गया। स्टुअर्ट राजाओं के शासनकाल और ओलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल में नौ परिवहन अधिनियम कठोरता से क्रियान्वित किए गए और इन अधिनियमों से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के व्यापारिक माल को अन्य देशों के जहाजों द्वारा लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। इंग्लैंड का आयात निर्यात इंग्लैंड के जहाजों द्वारा ही होना था। मछलियों का आयात अंग्रेजी जहाजों के अतिरिक्त किसी अन्य देश के जहाज से नहीं हो सकता था। क्रॉमवेल के शासनकाल में जो 9 परिवहन नियम बनाए गए उससे अमेरिकन उपनिवेशों से व्यापार करने का एकाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। उदाहरण के लिए वर्जीनिया उपनिवेश की तंबाकू अंग्रेज जहाजों में लाई जा सकती थी। स्टुअर्ट शासनकाल में यह प्रयास किया गया कि अमेरिकन उपनिवेशों अंग्रेजों की राष्ट्रीय धन संपत्ति का आधार बन जाए। अंग्रेजों ने अपने वाणिज्यवाद और राष्ट्रवाद के हित संवर्धन के लिए इन अमेरिकन उपनिवेशों को खूब आर्थिक शोषण इनका भी किया। वाणिज्यवाद और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड ने हॉलैंड, स्पेन और फ्रांस से युद्ध किए और कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र और द्वीप प्राप्त कर लिए तथा अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त कर ली। हिग मंत्रिमंडल के शासनकाल में कॉपर मेल्टिंग एक्ट
फर एक्ट आदि ऐसे कुछ अधिनियम और नियंत्रण लागू किए गए जिससे अमेरिका के उपनिवेशों के स्थानीय उद्योगों को तो आघात लगा, पर इंग्लैंड का व्यापार और धन संपत्ति बढ़ी। पुर्तगाल में मैथ्यून संधि की गई, जिससे पुर्तगाली ब्राजील की मंडियां इंग्लैंड के व्यापारिक माल के लिए खोल दी गईं। इंग्लैंड में हानिवर शासकों के काल में ऊनी और सूत्री वस्त्र उद्योग को खूब प्रोत्साहन मिला था। भारत तथा चीन से आने वाली वस्तुओं पर इंग्लैंड ने आर्थिक और औद्योगिक हित में भारी आयात भी लगाए थे और इस प्रकार इंग्लैंड में वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन और कार्यान्वित किया गया। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वाणिज्यवाद क्या है और किस तरह से वह फैला, क्या उसके कारण थे, यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।